बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोथेरेपी। तो अब बात करते हैं इसके कंटेंट्स की कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये जो टॉपिक है इसको मैंने ना 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम 5 हेडिंग्स के अंदर इस बड़े टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। राइट, तो अब हम उन हेडिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वाटर। पार्ट 3 के अंदर हम इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रिकॉशंस एंड एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। पार्ट 4 के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन टेक्निक्स जो हैं ऑफ हाइड्रोथेरेपी जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। पार्ट 5 के अंदर जो आएगा बच्चों, उसके अंदर हम सेफ्टी, द इक्विपमेंट यूज्ड वाइल हाइड्रोथेरेपी और उन सब चीज़ों की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्सो बच्चों बीच बीच में कुछ बोनस पॉइंट्स होंगे जो हर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये सारे पार्ट्स अगर एक बार देख लोगे तो आपका हाइड्रोथेरेपिक जो एज अ होल टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो पूरा कवर हो जाएगा। जो पार्ट 1 है बच्चों इस सीरीज़ का, हाइड्रोथेरेपी सीरीज़ का, वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ आई बटन पे भी आ जाएगा, तो आप ज़रूर उसको पहले देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पार्ट 2 दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी। तो बच्चों जो वाटर यानी कि हाइड्रोथेरेपी के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी पे क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है। तो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर रखी है, आप वहां से जाके देख लेना ताकि आपको यहाँ पे जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ उनका सही से कंटेक्स्ट समझ आ सके कि वो होती क्या है। राइट, तो देखो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं हाइड्रोथेरेपी के उनको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लेंजिंग इफेक्ट होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे भी इफेक्ट आता है, सेम कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, रीनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये सारी चीजों के ऊपर हाइड्रोथेरेपी इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले है बच्चों क्लेंजिंग इफेक्ट। तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि पानी को हम किसी भी एरिया को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर को अगर मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात करूं तो आप रोज नहाते हो। ठीक है, यू टेक अ बाथ डेली। तो क्यों करते हो आप? ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे से क्लेंज कर सको, साफ कर सको। ठीक है, सो इट कैन डिजोल्व, ठीक है, एंड सॉफ्टन मटेरियल्स एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो पानी का ये काम होता है जिसकी वजह से वो एक अच्छा क्लेंजिंग इफेक्ट दे पाता है। अब बच्चों रिहैबिलिटेशन में अगर मैं बात करूं कि अच्छा ठीक है ये तो रोज का काम हो गया, बट इसको हम इन फिजियोथेरेपी इन रिहैबिलिटेशन क्यों यूज कर रहे हैं हाइड्रोथेरेपी को या वाटर को उसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज के लिए? क्योंकि बच्चों क्या होता है ना कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना उनमें ओपन वुंड्स भी होती हैं, यानी कि उनके कट वगैरह लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से जो उनकी स्किन है ना वो इंटैक्ट नहीं होती। उसके बीच में कट आ गया मतलब स्किन के जो अंदर का हिस्सा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो एक्सपोज हो गया। अब वहां पे भी हमें ना इसकी सफाई करनी होती है, नहीं तो अगर हम नहीं करेंगे वहां का एरिया साफ तो वहां पे ना इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वाटर को हम एज अ क्लेंजिंग एजेंट यूज करते हैं टू ट्रीट द ओपन वुंड्स। अब इस सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, अब वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे हमें हेल्प करती है? तो देखो द हाइड्रेटिंग इफेक्ट एंड फ्रिक्शन ऑफ वाटर आर यूज्ड टू सॉफ्टन एंड रिमूव द डेब्रीज दैट इज लॉस्ट इनटू द वुंड और एडहेरेंट टू द टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो भी आपके कट के पास या वुंड के पास जो भी गंदगी होती है जो वहां पे अटक जाती है और नहीं निकलती है तो हम पानी का यूज करते हैं ताकि जो भी आसपास का एरिया है या फिर जो पर्टिकुलर वो एरिया है वो पूरा साफ हो जाए। अब वाटर इज यूज क्लिनिकली एज अ क्लेंजर। अब देखो 3 चीजों के लिए हम मेनली पानी को यूज करते हैं ताकि हम एक्सोजेनस वेस्ट हटा सकें, जो बैक्टीरिया वहां पे हो गया है या फिर उसको रोक सके। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया और ना बढ़े या फिर बैक्टीरिया हो ही ना वहां पे। ठीक है, और उसके अलावा क्या यूज होता है? फॉर डिब्राइडिंग एजेंट टू रिमूव एंडोजेनस डेब्रीज सच एज वुंड एक्सुडेट और नेक्रोटिक टिश्यू। तो नेक्रोटिक टिश्यू यानी कि जो डेड टिश्यूज हो जाते हैं वहां पे उनको भी रिमूव करने के लिए वाटर को हम यूज करते हैं इन रिहैबिलिटेशन।
बट ये जो वूंड्स होते हैं इनको क्लीन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी क्या ही असर पड़ जाएगा? क्योंकि देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर हम यहाँ से जो नेक्रोटिक टिश्यूज हैं या फिर कोई भी टिश्यू है जो कट गया है, अगर वहां पे हम सफाई नहीं करते या फिर वहां पे अगर हम क्लेंजिंग एजेंट नहीं डालते हैं, तो क्या होता है ना, वहां पे हाई कंसंट्रेशन में चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे आ जाएगा और फिर वहां पे आपका पस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा इन टर्न, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसका जो वूंड है, जो चोट लगी है, वो चोट भर नहीं पाएगी, यानी कि वूंड हीलिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए उस वूंड को क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि कोई भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ना आ पाए। अब जो कट गया वो तो कट गया, बट उसके आगे वो चीज ना बढ़े। अब ये बात आती है कि हम वाटर को ही एज अ क्लेंजिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं? हमारे पास मतलब लिक्विड में तो और भी कई सारी चीजें हैं ना, तो हम सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं क्लेंजिंग प्रॉपर्टी के लिए? देखो, सबसे पहला तो क्या होता है ना कि वो डिसॉल्व कर लेता है वूंड को, मतलब वो मिक्स कर लेता है सारी गंदगी को अपने अंदर, राइट? उसके बाद द फोर्स exerted by water is proportional to its rate of flow and thus can be readily controlled। ठीक है, तो जो फोर्स रहती है पानी की वो हम अपने हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो वाटर कैन क्विकली एंड इजीली गेट इनटू एंड आउट ऑफ द कॉन्टूर्ड एरियाज ऑफ द ओपन वूंड्स। मतलब जो पानी है वो, मतलब यहाँ पे बच्चों टर्म आ गई विस्कोसिटी की, अगर एक तरीके से हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शहद की बात करूँ तो शहद क्या होता है, ज्यादा विस्कस होता है। अगर मैं शहद, आपकी उंगली में कट लगा और मैं उसके ऊपर शहद डालूंगी, तो शहद वहां से नहीं निकल पाएगा अच्छे से, है ना? वहां पे वो अटक जाएगा। आपको शहद को भी हटाने के लिए उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा, यानी कि जो पानी का फ्लो है ना वो बहुत अच्छा रहता है, तो वो किसी जगह ना अटकता नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, की वाटर है ना वो न्यूट्रल रहता है, वो किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आप हाथ पे या फिर जहाँ पे कट लगा है वहां पे आपने कुछ ऐसी चीज डाली जिसकी वजह से आपको कोई और ही इफेक्ट देखने को मिल गया, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड है ना वो बेस है, राइट? तो इसलिए हम वाटर को यूज करते हैं एज अ क्लिनजिंग एजेंट। अब आती है बच्चों, हम एडिटिव्स की बात करेंगे यहाँ पे इन वाटर। तो एडिटिव्स क्या हो गए कि वाटर के अंदर हम कुछ चीजें ऐसी मिला दें जिसकी वजह से जो उसकी क्लिनजिंग पावर है वो और इम्प्रूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि घर में जब मशीन में या फिर हाथ से कपड़े धोए जाते हैं तो हम पानी के अंदर सर्फ डाल देते हैं, है ना? तो सर्फ से क्या होगा कि जो कपड़े हैं वो अच्छे से साफ हो जाएंगे। पानी से तो हो ही रहे थे, बट सर्फ से और अच्छे से उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है साफ करने की। तो यहाँ पे एडिटिव्स क्या हो गई इस केस में, सरफेक्टेंट्स और एंटी माइक्रोबियल्स, वो हम पानी के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की जो क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। Surfactants such as soap or detergents reduce surface tension and thereby reduce the adhesion of debris to the tissue. Antimicrobial reduces the microbe count on the wound surface। तो नाम से ही पता चल रहा है एंटीमाइक्रोबियल है, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उसको वूंड पे ज्यादा देर आने नहीं देगा ये, राइट? अब बच्चों, अब हम आते हैं मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स के ऊपर, कि हाइड्रोथेरेपी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, जितनी भी मस्कुलोस्केलेटल यानी कि जो मसल्स से रिलेटेड जितनी भी हमारी कंडीशंस होती है ना, वो हाइड्रोथेरेपी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है वहां पे। ठीक है, जैसे किसी को भी अगर कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो अगर मैं उसको हाइड्रोथेरेपी करवाऊंगी ना उस पेशेंट को, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या इफेक्ट आ जाता है, बोएंसी का इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, बोएंसी के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली वीडियो में। तो बोएंसी क्या हुआ, एक अपवर्ड फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटी क्या फोर्स होती है जो आपकी नीचे लगती है, बोएंसी कौन सी फोर्स है जो आपको ऊपर की तरफ लगती है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों, कैंसल आउट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेट बियरिंग होता है, जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जो वेट है ना वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो पानी के अंदर ना ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाता है। वही एक्सरसाइज अगर वो लैंड पे करेगा ना तो उसको ज्यादा ग्रेविटी का इफेक्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि बुओयेंसी कोई काउंटर फोर्स तो है ही नहीं ना ग्रेविटी की लैंड के ऊपर। तो इसलिए पानी में एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, उसको थोड़ा ये बेनिफिट रहता है कि यहाँ पे बुओयेंसी की फोर्स आ जाती है। जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, ग्रेविटी लग रही है नीचे, बुओयेंसी लग रही है ऊपर, तो फोर्स का जो है ना कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेट बेयरिंग है ना वो कम हो जाती है पानी के अंदर। अब ये चीज आपको लैंड पे नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है ना, जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है आपको पानी के अंदर जब आप एक्सरसाइज करवाते हो पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि आपने पेशेंट को 75% इमर्जन कराया है पानी के अंदर, तो जो वेट बेयरिंग होती है ना लोअर लिम्ब पे, वो 75% से ही कम हो जाती है। ये देखो वही रीजन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यही रीजन है कि अगर मेरे को वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवानी है पेशेंट को, तो पानी में कराना इज मोर बेनिफिशियल देन ऑन लैंड। ठीक है, अगर पेशेंट से लैंड पे बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, तो ऑल्टरनेट ये है कि आप हाइड्रोथेरेपी करवाओ पेशेंट की, ताकि वो वहां पे एक बार अच्छे से एक्सरसाइज करने लग जाए, तो आप धीरे धीरे उसे लैंड पे लेके आओगे। तो लैंड पे लाना इज अ प्रोग्रेशन, राइट। अब ये किन किन कंडीशंस में हेल्प कर सकता है, अर्थराइटिस हो गया, लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी, मतलब जितनी भी आपकी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हो सकती है ना, डीजेनरेटिव कंडीशंस, कार्टिलेज ब्रेकडाउन, उन सब में ये हाइड्रोथेरेपी आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगी। नेक्स्ट सिस्टम है बच्चों हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोथेरेपी का या फिर वाटर थेरेपी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब देखो बच्चों, मस्कुलोस्केलेटल के अंदर क्या था ना, बुओयेंसी का एक मेन इफेक्ट आ रहा था, जो कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस को ट्रीट करने में हेल्प कर रहा था। अब कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के भी हमारे बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली वीडियो में, पार्ट 1 में। तो इसमें क्या होता है, जब जो पर्सन है उसको मैंने पानी के अंदर इमर्स कर रखा है, ठीक है, मतलब पेशेंट पानी के अंदर है, हेड उसका बाहर है, तो क्या होगा ना, जो मेरी एक्सट्रीमिटीज है, जो मेरे पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज है, उनके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। और हमें ये पता है कि पानी के अंदर हम जितना गहराई में जाते जाते हैं, उतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है आपका वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाने लग जाते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, यानी कि जो मेरे लेग्स हैं, सबसे पहले तो वही डेप्थ में जाएंगे, अगर पेशेंट को मैंने सीधा खड़ा कर रखा है पूल के अंदर, है ना, और उसकी जो फीट है वो बिल्कुल पूल के नीचे प्लेस है सरफेस पे, तो यानी कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है मेरी, वहां पे सबसे ज्यादा अभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा होगा, है ना। तो वहां से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो वेनस ब्लड है वो और तेजी से आ रहा है ऊपर की तरफ। सो दिस एनहांसेस वेनस रिटर्न, यानी कि वेनस ब्लड ऊपर जा रहा है, यानी कि जो आपका वेनस रिटर्न है वो इनडायरेक्टली इंप्रूव हो रहा है, वो बढ़ रहा है ना। यानी कि जो आपका ब्लड है, वेनस ब्लड है, वो पेरीफेरी से आपका ट्रंक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि टूवर्ड्स हार्ट जा रहा है ना। सो सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीजेस विद इमर्जन टू चेस्ट एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज अंटिल द बॉडी इज फुली इमर्स्ड, क्योंकि जैसे जैसे आप फुल इमर्जन पे जाओगे, वैसे वैसे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो कार्डियक वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से आपका कार्डियक वॉल्यूम बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया, राइट। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका हार्ट रेट था वो कम हो गया, दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द इमर्जन इन वाटर। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि आपका सेंट्रल वेनस, यहाँ पे डायग्राम भी है, देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा पेशेंट को, जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज है वहां से आपका वेनस ब्लड वापस जाने लगा, ठीक है, यानी कि आपका कार्डियक वॉल्यूम बढ़ गया, फिर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा और उसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा, जिसकी वजह से जो आपका बीपी है, यानी कि जो हार्ट रेट है आपका, सॉरी हार्ट रेट है, वो आपका कम हुआ। अब देखो बच्चों, VO2 मैक्स के ऊपर वाटर एक्सरसाइजेस का या फिर हाइड्रोथेरेपी का क्या इफेक्ट आता है। तो VO2 मैक्स क्या है, इट इज द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, सो इट इज लोअर व्हेन एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड इन वाटर देन व्हेन एक्सरसाइज एट द सेम लेवल ऑफ एक्सर्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द ड्राई लैंड। यानी कि अगर मान लो मैंने कोई एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज पिकअप करी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोचा है कि मेरे को रनिंग करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, लेमैन एग्जाम्पल है ये। तो मान लो रनिंग में मेरी जितनी इंटेंसिटी होगी ना ड्राई लैंड पे, अगर मैं लैंड के ऊपर भागूं और एक मैं पानी के अंदर हाइड्रोथेरेपी करते हुए मैं भाग रही हूँ, तो जो मेरा VO2 मैक्स है, यानी कि जो मेरा ऑक्सीजन कंजप्शन है, वो सड़क के ऊपर, लैंड के ऊपर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर।
But what is the physiological basis for using exercise in water for cardiac conditioning and rehabilitation? अब चलो मस्कुलोस्केलेटल का तो समझ आता है, बट अगर कोई मेरे पास कार्डियक पेशेंट आ रहा है तो उसके रिहैबिलिटेशन के लिए मैं हाइड्रोथेरेपी क्यों ही यूज करूंगी? तो देखो, एक तो मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें बढ़ रही हैं, कौन कौन सी चीजें कम हो रही हैं यहाँ पे। तो उसके हिसाब से देयर इज अ रिडक्शन इन हार्ट रेट, क्योंकि कार्डियक वॉल्यूम आपका बढ़ गया है ना। और VO2 मैक्स जो है अभी हमने पढ़ा है, वो वाटर के अंदर आपका कम लगता है एज कंपेयर टू व्हेन यू परफॉर्म दैट सिमिलर एक्सरसाइज ऑन लैंड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना बच्चों, मायोकार्डियल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए कार्डियक रिहैबिलिटेशन भी हम पानी के अंदर हाइड्रोथेरेपी के द्वारा करवाते हैं। देन द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी इफेक्ट, यानी कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हाइड्रोथेरेपी का क्या इफेक्ट आता होगा। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीदिंग व्हेन होल बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर आपका जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाता है। अब ये किस वजह से होता है? देखो, सबसे पहला तो जो आपका वेनस ब्लड है, वेनस पूलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तभी तो हमारी वेनस पूलिंग हो रही है। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ऐसा थोड़ी ना कि ये सिर्फ हमारे एक्सट्रीमिटीज के ऊपर लगेगा और चेस्ट और ट्रंक के ऊपर लगेगा ही नहीं, तो ये हमारे चेस्ट के ऊपर भी लग रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो लंग एक्सपेंशन होता है, यानी कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, तो उसके ऊपर एक तरीके से दबाव डालता है, रेस्ट्रिक्शन देता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, हमारा जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाता है। अब ये जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा है, ये एक तरीके से क्या कर रहा है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओवरलोड कर रहा है ना, मतलब उसको इस तरीके से ओवरलोड कर रहा है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की और जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ओवरलोड प्रिंसिपल तो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो उस वो सेम काम यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी में होता है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आप देख सकते हो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रहा है, लग रहा है यहाँ पे, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट वॉल हुआ, सॉरी, और इंक्रीज इन दी सर्कुलेशन इन चेस्ट कैविटी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दी सर्कुलेशन। इसकी कंप्रेशन ऑफ चेस्ट वॉल से क्या हुआ, वाइटल कैपेसिटी कम हो गई एंड देयर इज एन इंक्रीज इन वर्क ऑफ ब्रीदिंग, राइट। हाई ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं आगे। So water-based exercise is often recommended for patients with exercise-induced asthma, but why? तो जो जिनको एक्सरसाइज की वजह से अस्थमा हो जाता है उनके लिए हम वाटर एक्सरसाइजेस क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि देखो, एक तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वाटर में नहीं प्रेजेंट होते, दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है चेस्ट के ऊपर, थर्ड इज हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरकेपनिया, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन, हाई ह्यूमिडिटी ऑफ द इंस्पायर्ड एयर इन द पूल एनवायरनमेंट। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हाइड्रोथेरेपी ऑफन रिकमेंड करी जाती है फॉर द पेशेंट जो जिनको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है। अब फिफ्थ है बच्चों रीनल इफेक्ट, कि रीनल सिस्टम के ऊपर हाइड्रोथेरेपी का क्या इफेक्ट आता है। सो इमर्जन ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू द नेक इन वाटर, यानी कि अगर मैं किसी पेशेंट को अप टू नेक तक पानी तक उसको गर्दन तक उसको पानी में खड़ा कर दूं, सो देयर इज एन इंक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिनरी सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये पॉइंट हमने कभी सोचा नहीं था कि हाइड्रोथेरेपी का रीनल सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट आता होगा। मस्कुलो और कार्डियो का तो चलो समझ आता है, बट हाइड्रोथेरेपी से बच्चों आप रीनल सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। सो अब ये किस वजह से हो रहा है कि उसका जो यूरिन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया और यूरिनरी सोडियम और पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ गया। इट इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट of increased renal blood flow and decreased production of ADH हार्मोन एंड एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से जो रीनल ब्लड फ्लो है, अब ऑब्वियसली हर जगह का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा ना। ऑल्सो देयर इज इंक्रीज इन सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम, है ना। तो देयर इज डिक्रीज इन ADH एंड एल्डोस्टेरॉन विच लीड्स टू इंक्रीज इन यूरिन पोटेशियम एंड सोडियम, जिसकी वजह से जो एडिमा है वो कम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि स्वेलिंग उतारने के लिए भी हम हाइड्रोथेरेपी का यूज करते हैं।
So these renal effects can be taken advantage to treat patients with hypervolemia, hypertension या peripheral edema. अब ये बच्चों हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रोथेरेपी। तो इंडिकेशंस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि एडिमा को और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोथेरेपी का एडिमा से क्या रिलेशन है और वो कैसे कम करता है। लास्ट है बच्चों एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब आपको ये अच्छे से पता है कि पानी का हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज कर रहे हो, है ना। जैसे हम नहाते नहाते भी हैं तो कुछ लोगों को नहाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन फील होता है जब आप गर्म पानी से नहाते हो, है ना। सो द क्लिनिकली ऑब्जर्व्ड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वाटर इमर्जन आर थॉट टू बी मेडिएटेड बाय अ सेंट्रल प्रोसेस विद इन द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं वाटर के जो हम देखते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, तो उसके अंदर कुछ एक सेंट्रल प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट्स हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों इसको हम मुझे सम अप करना हो सारे पॉइंट्स को, तो देखो ये 6 इफेक्ट्स हैं जो मुझे देखने को मिलते हैं। क्लेंजिंग इफेक्ट में क्या हो रहा है कि हम प्रेशर डाल रहे हैं थ्रू वाटर ताकि जो डेब्रीज है, जो गंदा सामान है सारा वूंड के ऊपर से वो हट जाए। डिसॉल्व सर्फेक्टेंट यानी कि जो एडिटिव्स है जिससे वाटर की क्लेंजिंग प्रॉपर्टी और बढ़ जाए वो हम ऐड ऑन करते हैं ताकि जितने भी माइक्रोब्स वगैरह वो हैं वो सारे वहां से हट जाएं। मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वेट बियरिंग को डिक्रीज करता है, स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा बोन डेंसिटी लॉस के ऊपर भी। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट की मैं बात करूं तो जो वेनस सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, कार्डिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है और बीपी भी कम हो रहा है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट की मैं बात करूं तो वाइटल कैपेसिटी कम हो रही है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग आपका बढ़ रहा है, so there and also there is an decrease in exercise induced asthma। रीनल इफेक्ट में क्या हो रहा है, डायूरेसिस हो रहा है, आपका यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ना, इंक्रीज सोडियम एंड पोटेशियम, यूरिन एक्सक्रीशन आपका ज्यादा हो रहा है, एडिमा कम हो रहा है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्या रहेगा, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर जो आप यूज कर रहे हो। सो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी। थैंक यू।